जय हिंद दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे किस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कूटनीतिक रूप से लगातार बार बार गलतियां करता जा रहा है और ये गलतियां जो है ना आगे चलकर यूएस को भारी पड़ेंगी। यह निश्चित है यदि उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन अभी नहीं किया तो। हालांकि यूएस की एक बात रही है कि कोर्स करेक्शन भी यूजुअली करता रहा है, ऐसा उसका इतिहास दिखाता है। लेकिन अभी जो ब्लेंडर कर रहे हैं ये लोग, और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के समय कर रहे थे और चाहे अब जो बाइडेन के समय कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके थिंक टैंक्स में, बार बार इनके थिंक टैंक्स को कोसता हूं, उनकी मति मारी गई है या उनके अंदर कुछ ग्रे मैटर के अलावा कुछ और भरा है। एनीवे, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत की जो एक्सटेंसिव इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें बिना परमिशन लिए इनका जो जहाज था यूएस नेवी का 7th फ्लीट का, वह एंटर होता है। इससे पहले इन्होंने साउथ कोरिया जो एक और ट्रीटी बाउंड अलाय है उसके साथ भी यह 1 महीने पहले किया था और भारत सरकार ने बाकायदा ऑफिशियली विरोध दर्ज किया। अब भारत जैसे एक ताकतवर पार्टनर, क्योंकि आप देखिए ना यूनाइटेड स्टेट्स के जितने पार्टनर हैं या तो अलाइज हैं या पार्टनर हैं, सबसे पावरफुल पार्टनर यदि समूचे विश्व में कोई है तो भारत ही है। सामरिक दृष्टिकोण से, मार्केट के दृष्टिकोण से, हर तरह से आप देख लीजिए। तो ऐसे पार्टनर के साथ इस प्रकार की कूटनीतिक गलती करना तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और ये ब्लंडर किया है इन्होंने। अब एक और ये बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं जर्मनी के साथ। जर्मनी और रशिया, आपको पता होगा कि रशिया जो है गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और यूरोपियन यूनियन को 40% जो गैस आती है वो अकेले रशिया से आती है। जर्मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गैस के इंपोर्ट का है वो उन पर डिपेंडेंट है। वो गैस केवल खाने के उपयोग में ही नहीं आती। देखिए, वेस्ट में ठंडे कंट्रीज हैं, विशेषकर यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप के, नॉर्दर्न यूरोप के, ये ठंडे कंट्रीज हैं और यहाँ पर जैसे हमको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत लगती है, उनको अपने घरों को गर्म करने की ज़रूरत लगती है और वह होता है गैस के उपयोग से। तो गैस जो है ना उनके लिए एक तरह से कह सकते हो कि जनता की भी लाइफलाइन है, इकोनॉमी की भी लाइफलाइन है। तो वह तो पेट्रोल से भी जितना, या तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो जितना महत्वपूर्ण पेट्रोल है किसी इकोनॉमी के चलने के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंट उनके लिए गैस हो जाती है। तो एक डायरेक्ट सप्लाई की चेन बनी रहे, बिना रुके रशिया से जर्मनी को गैस मिलती रहे, उसके लिए नॉर्थ टू स्ट्रीम, NORD, नॉर्ड टू स्ट्रीम नाम के एक गैस की डायरेक्ट पाइपलाइन पर काम चल रहा है, जो विश्व की शायद सबसे बड़ी गैस की पाइपलाइन योजना है और 95% कंप्लीट हो चुकी है, जो रशिया से सीधे गैस जर्मनी को पहुंचाएगी। अब यह कंप्लीट नहीं हो, वो रशिया की गैस डायरेक्टली इस पाइपलाइन के माध्यम से जर्मनी को नहीं मिले, इसके लिए एक तरह से मन बन चुका है यूनाइटेड स्टेट्स में दोनों पार्टीज का, जो कि आजकल बहुत कम होता है क्योंकि आजकल पार्टीज के बीच में वहाँ संवाद अच्छा नहीं चल रहा है वाशिंगटन में। लेकिन रिपब्लिकन्स भी और डेमोक्रेट्स भी दोनों इसी मन के हैं कि अब कैसे भी इसको रोकना है। अब आप समझिए 95% जब पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है तो ये उसको धमकी दे रहे हैं। पिछले महीने की बात है, एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के विदेश सचिव हैं या विदेश मंत्री, विदेश सचिव और विदेश मंत्री वहाँ एक ही चीज़ होती है, तो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, उन्होंने बाकायदा जर्मनी को धमकी दी कि जो भी कंपनी इसके कंस्ट्रक्शन में लगी होगी, इन्वॉल्व होगी, उसके ऊपर रिस्क रहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शंस के। अब आप बताइए कि एक अलाय कंट्री, वो तो नेटो का मेंबर है जिसके साथ ट्रीटी बाउंड अलाय है, उसको आप कह रहे हो कि यदि आपने ये कंप्लीट की तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। ये सैंक्शंस का जो खेल, जो कभी अमेरिका भारत को भी कहता है कि आपने S-400 ली तो आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, टर्की आपका जो एक नेटो का अलाय है उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते थे। ये सैंक्शंस जो है ना, जो सैंक्शंस का ओवर यूज इनके जो डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, ये भारी पड़ेगा इनको। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब आप ये देखिए कि 95% वह पाइपलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको रोक कौन सकता है, क्योंकि आपने पिछले महीने आपने इतनी बड़ी धमकी दे दी
उसके बावजूद भी काम चल रहा है। जो स्विट्जरलैंड की एक वेसल की कंपनी थी, जो स्विस वेसल था, जो पाइपलाइन डालने का काम कर रहा था, उसने अपने आप को हटा लिया, लेकिन रशिया ने अपनी वेसल डाल दी। और यहाँ तक कि जर्मनी के जिस प्रांत से, जिस सूबे से वह पाइपलाइन पास होगी, उन्होंने तो एक बाकायदा एक तरह की फाउंडेशन बना दी कि जर्मन कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस पाइपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, यदि उनके ऊपर कोई सैंक्शन लगता है तो उनको एक कवच मिल जाए। तो आप देख रहे हैं एक तरफ से रशिया तो आका खुला विरोध कर रहा है, उससे अपनी जहाज भेज दी और तेजी से काम में लगा दिया और ज्यादा तेज स्पीड बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जर्मनी का जो राज्य है जहां से पाइपलाइन जानी है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि वह फाउंडेशन बना दी उन ठेकेदारों को जो इस पे काम कर रहे हैं, उनको अमेरिकी सैंक्शन से बचाने के लिए। तो आप ये सोचिए कि ये किस प्रकार से बैकफायर हो सकता है। वो दुनिया का कोई भी देश हो, अपनी सरकार के ऊपर कोई भी विदेश की सरकार, मैं भारतीय हूं, और यदि भारत की सरकार पर विदेश की कोई भी सरकार हो, यदि प्रेशर डालेगी कि आप ऐसा करो, अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा परिवर्तन लाओ वरना हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे, तो मैं पूरी तरह से अपनी सरकार के साथ खड़ा होऊंगा। और उस समय सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, भारत की सरकार है तो मैं भारत की सरकार के साथ खड़ा रहूंगा। तो हर देश में ऐसा ही होता है, ज्यादातर नागरिक यही करते हैं कि ऐसे समय अपने झंडे के साथ खड़े रहते हैं, देश के झंडे के साथ खड़े रहते हैं। तो आप सोचिए कि आप बात कर रहे हैं एक अलाय कंट्री, जर्मनी जैसा स्ट्रॉन्ग अलाय है आपका, जो नेटो का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन मतलब क्या है, फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन के हटने के बाद बाकी सब तो फिर एक्स्ट्राज ही है ना। फ्रांस और जर्मनी को आप छोड़ दें, थोड़ा बहुत नीदरलैंड जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा है कौन यूरोपियन यूनियन में। तो आप यूरोपियन यूनियन के एक तरह से जो वीटो मेंबर है, कोई वीटो मेंबर है, वीटो पावर नहीं होता वहां पर ईयू में, लेकिन एक तरह से चलती सबसे ज्यादा किसकी है, नंबर 1 फ्रांस और नंबर 2 जर्मनी। फ्रांस की ब्यूरोक्रेटिक वे में चलती है और जर्मनी फाइनेंस करता है, पूरे यूरोपियन यूनियन के खर्चों में सबसे ज्यादा कोई फाइनेंस करता है तो वो जर्मनी करता है। तो आप यूरोपियन यूनियन के एक कद्दावर मेंबर, जो एक पिलर है ईयू के, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हो, तो डेफिनेटली उसकी जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी रहेगी। और दिख रहा है कि प्रांतीय सरकार ने फाउंडेशन बना दी अपने लोगों को शील्ड करने के लिए। वो उससे क्या होगा, यदि वो सैंक्शन आप लगा देते हैं, पहली बात तो आपका जो सैंक्शन है वह कंपनीज को रोक सकता है काम करने से, लेकिन कंपनी ने एक बार पाइपलाइन बन गई तो क्या पाइपलाइन को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। क्या फ्लो ऑफ गैस को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो वो कौन रोक सकता है? अब दो ही जगह से रोक सकता है, या तो वह रोक सकता है बर्लिन से कि बर्लिन बना ले किसको रोकना है, या मॉस्को बना ले। मॉस्को का प्रश्न नहीं उठता। जिस प्रकार से काटसा एक्ट के तहत अमेरिका ने मॉस्को के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, और जो भी लोग मॉस्को के साथ डील कर रहे हैं उन पर भी सैंक्शन, विशेषकर जो आर्म्स ट्रेड में जो हथियार खरीदते हैं उनको आप बार बार धमकी देते हो, तो मॉस्को तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। आप पुतिन को किलर बोलोगे तो मॉस्को तो आपके साथ कहीं कोऑपरेट नहीं करने वाला। अब बचा बात है बर्लिन की। अब जर्मनी में जब नवंबर में चुनाव हैं, क्या कोई भी पार्टी जो वहां पर रूलिंग पार्टी, खासतौर से अभी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो एंजेला मर्केल की पार्टी है, क्या वो पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि एक फॉरेन गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर जो एक घर में गैस लाने वाला, अपने देश को एक तरह से आत्मनिर्भर बनाने वाला जो कार्यक्रम है उसको रद्द कर दे? नहीं करेगी। दूसरी भी जो पार्टीज हैं, स्पेशली जो राइट विंग पार्टीज हैं, वो तो बिल्कुल साथ नहीं आएगी। तो मतलब आपकी डिप्लोमेसी कहाँ जा रही है? एक रशिया को रोकने के लिए आप अपने सभी अलाइज से दुश्मनी कर रहे हैं, या दुश्मनी बड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं। और जब आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और आज के समय नहीं, पिछले कुछ सालों से आप उसके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर उसका चाइना है, क्योंकि चाइना ने जिस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है उसका मार्केट बहुत बड़ा है। और जर्मनी जो है वह विशेषकर जो हाई एंड लग्जरी कार का सेगमेंट हुआ, या फिर दूसरी लग्जरी ऑटोमोबाइल्स हुई, इंजिन्स हुए, या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट हुए, हाईटेक मशीनरी हुई, वो बनाता है। और उसका सबसे बड़ा मार्केट आज के समय चाइना है। तो आप क्या उसको पूरी के पूरी चाइना की गोद में डालना चाहते हैं? और यदि वह जर्मनी आपसे गुस्सा होकर, आपसे रूठ करो, मत भूलिए
कि पास्ट आपका और जर्मनी का अच्छा नहीं रहा है। जर्मनी ने 2 विश्व युद्ध लड़े हैं अमेरिका के खिलाफ और दोनों में जर्मनी हारा है और पूरी की पूरी कंट्री एक तरह से नेस्तो नाबूद हो गई थी। तो फिर वह सेंटिमेंट्स भी कहीं ना कहीं जीवित होते हैं जब ऐसी स्थिति बनती है। तो ये जो है ना अमेरिका की मूर्खता है। अब इसमें आप बताइए कि जब मेरे जैसा व्यक्ति एक बात कर सकता है तो इनके थिंक टैंक्स का क्या हुआ। मैं तो अकेला ही हूं ना, अपना अध्ययन करता हूं और अपनी बातें एक निष्कर्ष पर लेकर आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो बड़े बड़े कार्नेगी इंस्टीट्यूट और ये सब चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको समझ में नहीं आता कि जब नवंबर में चुनाव है तो इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। वो करना है, यदि रोकना है तो उसका बहुत आसान तरीका है जो मुझे लगता है। आप बताइए कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कूटनीतिक रूप से। देखिए, एंजेला मर्केल जो हैं, जो वर्तमान में चांसलर हैं, चांसलर मतलब स्टेट हेड हैं जर्मनी की, उनको एक तरह से एनवायरमेंटल चांसलर भी कहा जाता है क्योंकि एनवायरमेंट के लिए इतनी सजग रहती हैं, वो एनवायरमेंट के लिए इतनी ज्यादा बात करती हैं। और ये जो पाइपलाइन है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, यह विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन में से एक है और मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी ही पाइपलाइन है। तो ये एनवायरनमेंट को भी काफी हानि पहुंचा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि वे चाहेंगे कि इसका जो फीता काटें ऑपरेशन का, कि उनके कार्यकाल में ही, जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसके बाद वो रिटायर हो रही है, वो पॉलिटिकल लाइफ में नहीं रहेंगी, एक तरह से चांसलर नहीं रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि एक एनवायरमेंटल चांसलर की जो उपाधि है उनको एक तरह से उससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगी। वो खुद भी चाहेंगी कि उनको कन्विंस कर दिया जाए यदि डिप्लोमेटिकली कि थोड़ा इसको पोस्टपोन कर दो, तो हो सकता है वो कर दें। और उसमें क्या होगा कि आज के समय जो दिखता है जर्मनी में कि कोई ना कोई गठबंधन बनेगा और गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी को नहीं आनी है। और नंबर 2 जो पार्टी है, जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, एंजेला मर्केल की पार्टी CDU के बाद, वह है ग्रीन पार्टी। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देशों में ग्रीन पार्टी होती है। ग्रीन पार्टी मतलब एनवायरमेंट प्रेमी पार्टी, वो जनरली एनवायरमेंट के इश्यूज को लेकर ही वोट मांगते हैं। तो वह आज नंबर 2 की हैसियत पे, मतलब किंग मेकर बन सकती है, जिसकी पूरी उम्मीद है मुझे कि किंग मेकर शायद ग्रीन्स रहेंगे। ग्रीन्स जो है वह सत्ता में खुद तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरेंगे, लेकिन चाबी जो सत्ता की है वो ग्रीन पार्टी के हाथ में रहेगी। तो जब ग्रीन पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी तब आप डिप्लोमेटिकली बात कर सकते हैं कि नहीं, ये एनवायरनमेंट के लिए खराब है, इसको रोका जाए। लेकिन अभी तो आप नहीं कर सकते। और अगर यदि आपकी ये जो धमकी है सैंक्शंस की, यदि ये काम करती होती तो, और कमर्शियली ये बात सच है कि अमेरिका का चूंकि डॉलर सिस्टम है, उसकी वजह से जब सैंक्शन लगते हैं तो बहुत जो कंपनी या इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं वो वर्ल्ड फाइनेंस से एक तरह से कट जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, आपके सैंक्शंस के बाद भी काम नहीं रुक रहा है, मतलब दोनों सरकारें, रशिया की सरकार और जर्मनी की सरकार चलाना चाहती है, तो आपके पास बहुत ज्यादा फिर लेवरेज नहीं बचता। और आप ये भी देखिए ना, सैंक्शन लगाकर, इतने भारी सैंक्शन लगा के आप ईरान को अभी तक पूरी तरह से नहीं झुका पा रहे हैं, तो आप जर्मनी जैसे पावर को कैसे झुका लेंगे, और जर्मनी जैसी बड़ी शक्ति को कैसे झुका लेंगे, और जर्मनी के साथ यूरोपियन यूनियन अगर आती है तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो ये जो मूर्खता है, जो मैं कहता हूं एकेडमिक मूर्खता, थिंक टैंक्स की मूर्खता, ये बैकफायर कर सकती है। और जर्मनी पे सैंक्शन लगना बैकफायर कर सकता है। उसी प्रकार से मैं बोलता हूं, यदि इनने गलती कर अमेरिकन ने मेरे देश हिंदुस्तान के ऊपर भी S-400 के नाम पर, या जो हम रशिया से इक्विपमेंट खरीदते हैं, वॉर इक्विपमेंट, हमारे हथियार, किसी तरह के छोटे से सैंक्शन की भी बात की तो उसके रिपरकशंस भी पूरे के पूरे क्वाड पर पड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि इनका हाथ फंसा हुआ है अभी चीन से। ये नहीं चाहेंगे कि चीन इनको चैलेंज करे, तो इसलिए इनको इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम पर ये सैंक्शन लगाने की औकात नहीं रखते हैं। बड़ा स्पष्ट शब्द यूज करता हूं मैं, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में मॉरल्स काम नहीं करते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने अपने राष्ट्रहित काम करते हैं। और अमेरिका को भारत की, हम जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को द्विगुनी जरूरत है भारत की, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ अपने ट्रूप्स को खड़ा कर सके। उनकी जो भी पॉलिसीज है इंडो पैसिफिक को लेकर, वो केवल नेवल बेस्ड है, नेवी बेस्ड है। और हम जो हैं, हम तो नेवी में भी निपट सकते हैं और विशेषकर जमीन पे निपट सकते हैं। और जब भी जमीन पे बात आती है तो अमेरिका को हमने देख लिया, अफगानिस्तान में भी सक्सेसफुल नहीं रहा, इराक में भी सक्सेसफुल नहीं रहा। चीन के सामने कैसे होगा जब अफगानिस्तान एक कमजोर देश था, इराक कमजोर देश था। ये तो चाइना इतना बड़ा है,
तो इससे तो लड़ सकता है, और इसका लड़ाई तो खैर होनी भी नहीं है, लेकिन इसको आग दिखा सकता है तो हिंदुस्तान दिखा सकता है। हमको चाहिए टेक्नोलॉजी आपसे, आप हमको टेक्नोलॉजी दो, लेकिन अपनी जो कूटनीति है और अपने जो ब्यूरोक्रेसी है उसको संयम में रखो। अगली बार वैसी गलती नहीं होना चाहिए कि आपने हमारे जो समुद्री सीमा है बिना परमिशन लेकर आप नहीं घुसोगे, वरना आप मान के चलो कि भारत के शिप्स आपको उसी तरह से निकालेंगे जिस प्रकार से 2019 में जो चाइना का शिप हमारे अंडमान निकोबार के पास आया था, तो हमने उसका पीछा करते करते उनको भारत की सीमा के बाहर फेंक के आए थे। वैसा आपके साथ भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम अमेरिका को अपने पार्टनर मानते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रहित जुड़ा है। अमेरिका चीन के खिलाफ है, हम चीन के खिलाफ है, इसलिए मैं सद्बुद्धि की बात करता हूं कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अमेरिका में भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो कांग्रेसमैन हैं, आपके जो सेनेटर्स हैं, उनको लिखें कि इस प्रकार के जो मूर्खता है, कूटनीतिक मूर्खता, चाहे आप भारत के साथ करते हो, चाहे आप साउथ कोरिया के साथ करते हो, और अभी जर्मनी के साथ कर रहे हो, जर्मनी के साथ करोगे तो बहुत बुरा इकोनॉमिक बैकफायर आएगा। फिर आपकी जो सैंक्शंस वाली बात है ना, वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।